नमस्कार। डीडी बिहार के अपने कार्यक्रम न्यू इंडिया में मैं अर्पिता आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, महिलाओं से जुड़ी तमाम समस्याओं पर और उनके लिए सरकार जो योजनाएं चला रही है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। वजह है कि महिलाएं बदलते दौर के साथ आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो छूट रहा है, कुछ कमियां बची हुई हैं। उन कमियों के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकारें क्या योजनाएं लेकर आ रही है, उन पर जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आजकल तमाम महिलाएं जागरूक हुई हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे वो योजनाएं आप तक पहुंच सकती हैं, आप उन योजनाओं का लाभ कैसे ले सकती हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम आज बात करेंगे महिला संरक्षण और सशक्तिकरण अधिनियम पर। चलिए स्वागत करते हैं दोनों मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है अर्चना सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार हमारे कार्यक्रम में। आप अधिवक्ता है पटना उच्च न्यायालय की। और हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ रोहित कुमार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यू इंडिया में। और आप हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय। आप दोनों का स्वागत करते हुए मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। इस कार्यक्रम का हमारा मकसद रहता है जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जो लाभार्थी हैं उनको सीधे जानकारी पहुंचाएं। तो सबसे पहले हम समस्या पर बात कर लेते हैं। मैम, मैं शुरुआत आपसे करूंगी, क्योंकि बात महिलाओं की है। आप महिलाओं की भावनाओं को भी समझती हैं, उनकी समस्याओं को भी गहराई से परखती भी होंगी। क्या लगता है आज हमारे समाज में कौन कौन सी ऐसी जो समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है, और आपको क्या लगता है उनका समाधान कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि महिलाओं को कानूनी रूप से जागरूक करने का जो सरकार का जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं सरकार पीछे हो जा रही है, जिसमें सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि एक दहेज के लिए प्रोटेक्शन के लिए कानून बना देना है, पॉक्सो एक्ट के लिए कानून बना देना है तो सरकार की ड्यूटी ख़त्म हो गई। सरकार को लोगों को अवेयर करना होगा कि किस हद तक उन्हें अपने राइट के लिए लड़ना है और कैसे। मान लीजिए कि आप एक दहेज अधिनियम का एक बना दिया, एक कानून बना दिया, लेकिन उसको कब कहाँ कैसे यूज़ करना है और उसका मिसयूज़ ना हो ये भी देखना है। और जैसे आपने पॉक्सो एक्ट बनाया बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों के लिए कि भाई उनका कोई मिसयूज़ ना हो, उसके लिए कड़े से कड़े कानून बने। निर्भया कांड के बाद बहुत ही इस 376 वाले कानून में और जुवेनाइल वाले कानून में बहुत सारे बदलाव हुए ताकि लोगों को, दोषियों को सज़ा मिले और जो विक्टिम है उसको न्याय मिले। लेकिन इसके लिए लोगों में अवेयरनेस चाहिए, हमें कानून की जानकारी लोगों को देना चाहिए। मेरा तो खुद का मानना है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद लोगों को बेसिक ही कानून की जानकारी स्कूल या कॉलेजों में दी जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, वो लोग अवेयर हो सके और अपने राइट के लिए खड़े हो सके। बिल्कुल, आपका सुझाव अच्छा है, क्योंकि अगर स्कूली शिक्षा में ही इसको शामिल किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमें मालूम होगा कि हमें अपनी सुरक्षा कानून के सहारे कैसे करनी है। सर, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, क्योंकि सुरक्षा का मसला है, आपके भी परिवार में बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, क्या देखते हैं अभी समाज में? आपको क्या लगता है, क्या डर है महिलाओं में, और आपको क्या लगता है कितनी जागरूकता के लिए हमें काम करना पड़ेगा अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो आधी आबादी की बात है, और महिलाओं की सशक्तिकरण का अगर हम अब 20वीं शताब्दी में भी बात कर रहे हैं, 2025 में हम बैठे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। महिला सशक्तिकरण पे तो पहले से ही काम होना चाहिए, और महिला को सशक्त इसलिए होना चाहिए कि हमारा परिवार है या हमारा समाज है, ये तब तक सबल नहीं हो सकता जब तक कि महिला सशक्तिकरण की तरफ ध्यान नहीं दिया सकता, और महिला सबल नहीं हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को, चाहे वो ग्रामीण परिवेश की महिला हो या शहरी परिवेश की महिला हो, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत किया जाए, अवेयर किया जाए, ताकि वो अपने जीवन का हर एक निर्णय बहुत ही सबलपूर्वक से ले सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखा जाए तो इसमें हमारे समाज की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकारें कई योजनाएं लेकर आ रही, लेकिन जब तक दरवाजे तक योजनाएं ना पहुंचे उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि घरेलू हिंसा से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार कई काम कर रही है, तो सबसे पहले उसका अगर आप जिक्र करें कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएँ हैं जो महिलाओं को सीधे फ़ायदा पहुँचा रही हैं?
देखिए, सरकार की तरफ से महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा बात है कि उनको एजुकेशन देने के लिए सरकार ने बेटी पढ़ाओ योजना लाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले तो हिंसा घर से ही चालू होता है। बेटियों को जन्म लेने से रोका जाता है, जन्म लेने से रोका जाता है। इसलिए सरकार उसको बढ़ावा देने के लिए कि बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए उसको इक्वल करने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ एक योजना लाया। और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सरकार, आप हम बिहार की ही बात करें तो हमारी जो सरकार है वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए आप स्कूल ड्रेस दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, ताकि लड़कियां जाएं, लोग इंटरेस्ट हो, लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजें। तो एक योजना तो ये है। दूसरा, घरेलू इंसाफ। जब लड़कियां पढ़ेंगी तो उन्हें अपने अधिकार की जानकारी होगी। मैंने अभी कहा कि एक सर्टेन पीरियड के बाद अपनी सुरक्षा और अपने अधिकार की जानकारी स्कूल या कॉलेज लेवल से ही लोगों को देना चाहिए, ताकि लड़कियां जागरूक हों कि मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ किसी अत्याचार से, चाहे घर में हो या घर के बाहर हो। घर के बाहर भी एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं। तो जब आपको इसकी पूरी जानकारी होगी तो आप उस लाइन में आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि शादी होके गई तो दहेज के लिए प्रताड़ना हो रही है, तो अब आप देखेंगे दहेज के लिए प्रताड़ना हो रही है तो पूरे के पूरे घर वालों को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे में कानून का मिसयूज़ हो करके आप कानून का मिसयूज़ करते हैं, और उसका फ़ायदा जब कोर्ट भी समझ जाएगा कि ये गलत डायरेक्शन में इसका यूज़ हो रहा है, तो जो जेन्युइनली पीड़ित है उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा और बेवजह लोग दौड़ते रहेंगे। कानून का जो अवेल हम कर सकते हैं उसके बेनिफिट को वो हो नहीं पाएगा। अब दूसरा लीजिए, ये आपका है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट में आप गांव में देखिए कितना इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। सरकार इस योजना को लाया था कि बच्चियों के साथ जो मिसबिहेव हो रहा है उसमें त्वरित न्याय हो उनके साथ और बच्चियों को प्रोटेक्शन मिले। बस उसका फ़ायदा गाँव के लोग अपने निजी लड़ाई को सुलझाने के लिए ले रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, मिसयूज हो रहा है, उसको भी रोकना जरूरी है। तो अगर आपके पास शिक्षा होगी तो वैसी बच्चियां ये गलत केस में नहीं जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। पढ़ी लिखी औरतें इस गलत केस में जाएंगी। सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चियों के लिए एक सखी योजना लाया है, जो विधवा है, सखी केंद्र लाए हैं। जो विधवाएं हैं, जो परित्यक्ता नारी हैं, वो उसमें रह सकती हैं। सरकार उनके स्किल के लिए, वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके, उसके लिए सरकार ने एक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है। आप उससे छोटे मोटे स्किल के बेसिस पर आप लोन लेकर के अपना स्वरोजगार करें। तो सरकार योजनाएं ला रही हैं, बट उनका अवेयरनेस तो लोगों में हो, तभी तो योजनाएं सफल होंगी। बिल्कुल, इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे रोहित जी, अवेयरनेस के लिए मानवाधिकार आयोग काफ़ी काम कर रहा है, लोगों के बीच में जागरूकता लाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम खास तौर पर महिलाओं पर फोकस करें तो अभी आपकी संस्था के लिहाज से क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, अगर आप उनका जिक्र करें फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएं। जैसे कि मैं पहले मैम बता रही थी कि सरकार बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, महिलाओं के जन्म से लेकर के उनके युवा और प्रौढ़ अवस्था तक के लिए कई सारी योजनाएं हैं जिस पे काम हो रही है। और सरकार योजनाएं बनाती हैं किसी भी पीढ़ी या जनमानस की सुरक्षा के लिए, उसको सबल बनाने के लिए। और मैम ने सही कहा कि अगर हम कोई भी जो जनता है वो अगर जागरूक नहीं होगी, उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, तो उसका वो लाभ नहीं ले सकता है। इसीलिए जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भी ये दायित्व होता है और हर नागरिक का दायित्व है कि वो एक दूसरे को जागरूक करे, वो अवेयर करे। और अगर वो अवेयर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक के लिए महिलाओं के लिए कानून है, योजनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बहुचर्चित योजनाएं आई, वो उज्ज्वला योजना था। अभी आपने मतलब हर जगह का एक डिबेट का विषय बन गया था 3 तलाक कानून जो उन्होंने ख़त्म किया। कितनी बड़ी कोशिश है। 3 तलाक कानून अगर ख़त्म होता है तो महिलाओं के लिए, दबी कुचली महिलाओं के लिए कितनी बड़ी अभियान है और कितना बड़ा योजना है, जिससे महिलाएं एक विशेष जगह से जो है महिलाएं दबी थी वो निकल के बाहर आ रही हैं। उज्ज्वला योजना की अगर आप बात कीजिए तो ये कितना बड़ा मुहिम है। और इस तरफ देखना कितनी बड़ी बात है कि ग्रामीण परिवेश में महिलाएं लगातार क्योंकि वो चूल्हों के पास हैं, वो जलावन जला रही हैं, धुआं निकल रहा है, उनको फेफड़े संबंधित कितनी बीमारियां हो रही हैं, आंख संबंधित कितनी बीमारियां हो रही हैं, इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया था। इस तरफ ध्यान जाने का मतलब है कि परिवार की वो महिलाएं जो पूरी परिवार का पोषण का आधार है,
पूरे परिवार के आर्थिक आधार भी वही है, क्योंकि वहीं से तो पोषित होकर हम मर्द बाहर जाके कमा रहे हैं। उसको अगर वो महिलाएं वहाँ पे सुरक्षित हो जाती हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, तो ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं। उसी तरह से जब बच्ची बड़ी होती हैं और जन्म के बाद ही, तो उसके लिए है सुकन्या समृद्धि योजना है, भारत सरकार की बहुत ही सफल और बहुत ही बेहतरीन योजना है। अब इस योजना में आप देखिए कि सरकार ने व्यवस्था की है कि आप अपनी बच्चियों के लिए जितनी आपकी इनकम है, आप मतलब 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख तक आप जाके उस अकाउंट में अपने बच्ची के नाम से, बेटी के नाम से अकाउंट खुलवाइए और उसमें जाके डालिए। और सरकार हाई इंटरेस्ट दे रही है, बैंक के किसी भी अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें सरकार दे रही है। और वो एक समय के बाद जब आप 250 जमा कर रही हैं तो पता नहीं चलता है कि 250 बहुत छोटा रकम है, लेकिन वो जब बच्ची आपकी बड़ी हो जाती हैं, वो 20 साल की 25 साल की हो जाती हैं, जब उनके विवाह के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो कितना काम आने वाला है। बहुत अच्छी कोशिशें हैं। आप लाखपति दीदी योजना है, लाखपति दीदी योजनाओं के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सबल दिया महिलाओं को कि ग्रामीण स्तर पे अब बहुत सारी महिलाएं ग्रामीण में भी हैं जो कि स्किल्ड हैं, जो बहुत अच्छा पेंटिंग बना सकती हैं, कोई बहुत अच्छा कपड़ा बुनाई कर सकती हैं, कोई बहुत अच्छी कढ़ाई कर सकती हैं। उनको वो समूह बना के और आप उसको आगे बढ़ाइए और उसमें उनको ब्याज मुक्त जो है वो ऋण दिया जाता है ताकि वो सबल हों, वो आगे बढ़ें। स्किल को भी डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मैम ने कहा कि महिलाओं को जो लोग विधवा हैं या जो पीड़ित हैं उन महिलाओं के लिए जो है महिला शक्ति केंद्र, सखी केंद्र की जो योजना है, बहुत अच्छी योजना है। तो ऐसी योजनाएं सरकार चला रही हैं और इस योजनाओं को अगर जागरूक किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए ग्रामीण स्तर पे, खास करके सुदूर देहात जो एरिया है वहाँ पे तो जागरूक करना बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ तक जागरूकता पहुँचती नहीं है। शहरी व्यवस्था में तो फिर भी महिलाएं, आजकल तो टेक्नोलॉजी का युग आ गया, मोबाइल का युग आ गया, लोग मोबाइल पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन महिला जो ग्रामीण में रहती है उन तक ये व्यवस्थाएं नहीं पहुँच पाती या वो जागरूक नहीं हो पाती हैं। उनको सबल करना, उनको जागरूक करना, उनको व्यवस्था के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है ताकि उन योजनाओं का वो लाभ ले सकें। बिल्कुल, तमाम योजनाओं का आपने जिक्र किया है, तो हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम समझें कि ये योजनाएं हमें कैसे मिल सकती हैं, इनका लाभ कैसे मिल सकता है। अर्चना जी, हम आपसे थोड़ा और महिलाओं की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। आपने बताया कि बच्चियां चाहे हों या ऐसी महिलाएं जो शादीशुदा हैं या बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, रेप के मामले बहुत हमारे देश में बढ़े और उनके सुधार के लिए बहुत सारे काम भी सरकार ने किए। लेकिन अगर हम आपसे कोई ऐसे सुधार की बात करें जो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा हो, महिलाओं को सीधे हेल्प जिससे मिलती हो, कुछ ऐसी योजनाओं का अगर आप जिक्र करें, ऐसे हेल्पलाइन नंबर या ऐसे थाने, पुलिस थाने जहां महिलाएं सीधे जाके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं, सहायता ले सकती हैं। देखिए, ऐसी कोई योजना सरकार का नहीं है कि 376 के पीड़ित लोगों को सरकार कोई ऐसी मुहिम चलाई हो या ऐसी कोई योजना आई हो जिससे कि उनको डायरेक्ट फ़ायदा हो। हाँ, सरकार ने ये ज़रूर कर दिया कि जो एक्यूज़्ड होता था वो अपने आप को माइनर्स होकर के बहुत आराम से निकल जाता था, 3-4 साल का सज़ा भुगता और आराम से निकल जाता था। निर्भया कांड के बाद उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, माइनर की परिभाषा को बदल दी गई। ठीक है, पहली बात वो है। रहा 376 का बात, तो उसके लिए कोर्ट ने कानून में ये एक बहुत अच्छा आया है कि वैसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे जहां आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। जैसे मैंने आपको बताया पॉक्सो में ये सिर्फ छेड़छाड़ का मामला नहीं है, छोटी बच्चियों के साथ जो रेप और दुर्व्यवहार हो रहा है उसका भी मामला वहाँ है, तो वो फास्ट ट्रैक मोड में होंगे और उनकी गोपनीयता को बनाए रखी जाएगी, उनको पब्लिक नहीं किया जाएगा। हाँ, कानून में और उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे जो लूप होल्स थे उसको दुरुस्त किया गया कि इस तरह के आप नहीं बोल सकते हैं, लड़कियों के नाम पब्लिक नहीं होने चाहिए, उनके पेरेंटेज, उनका रेसिडेंस की पूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, XYZ करके आप करो। तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है सरकार का। हाँ, बट कानून में कुछ अमेंडमेंट ज़रूर किया गया है। बिल्कुल, कुछ बदलावों के ज़रिए भी प्रयास हो रहा है कि जो महिलाएं डरती थी, घबराती थी कि भाई समाज पे उनका नाम बदनाम हो जाएगा, तो किसी ऐसे अपराध के खिलाफ वो आवाज़ उठाने से बचती थी। अब सरकार ने इस पर सख्ती बरती है और जो भी आपके साथ हिंसा हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको खुलकर आप रख सकती हैं और अपने लिए न्याय ले सकती है। हम रोहित जी आपसे जानेंगे, हमने ये देखा है कि जब तक महिला आर्थिक रूप से
मजबूत नहीं होती वो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकती है। तो आर्थिक रूप से महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि अभी तक सरकार ने कौन कौन सी ऐसी अच्छी योजनाएं हमारे सामने रखी हैं जो महिलाओं को डायरेक्ट कह सकते हैं कि सीधे महिला के अपने हाथ में वो धनराशि आ रही है जिसे वो कह सके कि ये मेरा पैसा है, ये मेरी पूंजी है? देखिए, एक तो बड़ी कोशिश सरकार की ये है कि सरकार ने एक ऐसे प्रावधान किए कि लगभग योजनाओं में उन्होंने ये महिलाओं को आगे करने की कोशिश की कि अगर जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, अगर वो आवास जो है अगर महिलाओं के नाम से वो ज़मीन है तो वो उसमें उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो इससे क्या हो गया कि जब कोई भी ज़मीन परचेज होती, खरीदारी होती हैं तो महिलाओं के नाम से की जा रही हैं या फिर महिलाएं उसमें आगे आ रही हैं। तो उसके लिए क्या हुआ कि महिलाओं का जो स्थान पहले पीछे हुआ करता था, क्योंकि हम तो सत्तात्मक देश में रहते हैं, व्यवस्थाओं में रहते हैं, महिलाएं को अब आगे करना मजबूरी हो गया है, आगे आ रही हैं। तो महिलाओं का चेहरा आगे आ रहा है, महिलाओं की आत्मबल बढ़ रहा है इससे। तो एक ऐसी कोशिशें जो सरकार की हैं कि लगभग योजनाओं में महिलाओं को आगे करना। दूसरा कि जैसे मुद्रा लोन योजना है, उसमें भी जब अगर किसी कंपनी की मालकिन महिला है तो उनको दूसरे कंपनी के जो है मुकाबले वो ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करती हैं और कुछ रियायतें भी देने की कोशिश करते हैं सरकार। इससे है कि महिला जो उद्यमी है, जो उद्यम के क्षेत्र में महिला आना चाहती हैं, उनके लिए अवसर बढ़ जाते हैं, उनके लिए कोशिशें बढ़ जाती हैं। या कई ऐसे महिलाएं हैं जो जीवन में कुछ उद्यमी के क्षेत्र में करना चाहती हैं, उनके लिए जो उनके पुरुष सदस्य हैं पारिवारिक रूप से या फिर उनके काम में जो उनके कलीग हैं, वो भी उनको ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं कि वो आगे आएँ। साथ ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लखपति दीदी योजना है वो भी आर्थिक रूप से मजबूत करने का पहल ही है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। ऐसे कई योजनाएं सरकार की तरफ से अभी चल रही है जिससे कि महिलाओं को मजबूती मिले, और महिला अगर आर्थिक रूप से सबल होंगी तब जाके वो कोई भी निर्णय अच्छे से ले पाएंगी। जैसे कि अब आप देख सकती हैं कि आजकल अब सरकार के कानून और क्योंकि कानूनविद मैम बैठी हैं वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकती हैं कि जो कार्यस्थल है जहाँ पे महिलाओं का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो शोषण होता है उस पर भी बहुत हद तक कानूनी रूप से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये सच है कि वो पूरी तरह से अभी कंट्रोल नहीं हो पाया है, उसके कई कारण हैं, जागरूकता भी एक कारण है, और जैसा मैम ने कहा कि हर एक कानून जो है वो हर वर्ग तक नहीं पहुँच पाया है, लेकिन कई रूप से कंट्रोल किया गया है पहले की अपेक्षा। अभी जो है भारत सरकार के कानून आने के बाद जो है उनकी शारीरिक शोषण में कमी आई है। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया था, तो विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट जारी किया था उसने कहा था कि अगर भारत में महिलाओं की आर्थिक रूप से वो सबल बनती हैं और उद्यम में या नौकरियों में उनकी संख्या बढ़ती है तो जो भारत की जीडीपी है वो दोगुनी रफ्तार से आगे जाएगी। ये विश्व बैंक का रिपोर्ट है। तो महिलाओं का योगदान और आर्थिक रूप से सबल होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। महिलाएं सबल होंगी, आगे बढ़ेंगी जब समाज का भी योगदान होगा, और सबसे बड़ी चीज़ अपने परिवार का सहयोग हो। अर्चना जी, परिवार के सहयोग की जब बात आती है तो हम देखते हैं समाज में शादी के बाद ससुराल में अक्सर महिलाएं अगर कामकाजी होती हैं तो कई बार उनका काम बंद करवा दिया जाता है, कोई नौकरी कर रही है तो नौकरी छुड़वा दी जाती है। बहुत प्रैक्टिकल बातें हमने देखी हैं, और उसके बाद निकलती है घरेलू हिंसा, मारपीट, झगड़ा। आपको क्या लगता है जो ऐसी महिलाएं जो इन चीज़ों से पीड़ित हैं उनको इसी दलदल से निकालने के लिए और सीधे संरक्षण देने के लिए सरकार क्या क्या पहल कर रही है? जो महिलाएं काम कर रही हैं आज के दिन में, जो इन-लॉज हैं, जो 80s 90s 80s वाले ग्रुप की जो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ हैं, उनकी सारी बहुएं मैक्सिमम तो सब वर्किंग हैं। जो वर्किंग है तो कोई नहीं कहता है क्या कि आप जॉब छोड़ करके घर में बैठे। एडिशनल मनी किसको नहीं पसंद है? तो पहला बात ये हो जो, लेकिन फिर भी मैम जिन महिलाओं के साथ मान लीजिए ये समस्या आ रही है, जिनके साथ ये समस्या आ रही है उनके लिए सरकार ने आप महिला हेल्थ सेंटर खोला है, हेल्प सेंटर खोला है। उसके लिए आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। थाना में एक महिला थाना स्पेशली आपके लिए खुला है। आप वहाँ जाइए, वहाँ अपनी ग्रीवेंस को रखिए, एक पिटीशन डालिए, वो एग्रीड पर्सन आप रहेंगे और आपके इन लॉज को बुलाया जाएगा, मैटर को शॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर शॉर्ट आउट हो गया वहाँ से तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो थाने के थ्रू कोर्ट में जाएगा। जब थाने के थ्रू कोर्ट में जाएगा तो मामला इतना ही ख़राब हो चुका होगा कि फिर आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बहुत कम ही मैटर में होते हैं। तो एक चीज़ वो है, सरकार ने वो किया कि आपको डायरेक्ट थाना जाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको पहले रिलेशन को एकदम गंदा करने का ज़रूरत नहीं है। आपके लिए 2 फोरम है, एक महिला हेल्प सेंटर जहां आप अपनी शिकायत रखेंगे, वो किसी टाइप का शिकायत हो सकता है, वो अपने दहेज के लिए प्रताड़ना का हो सकता है, आपको जैसे कि जॉब छुड़वा दिया और आप चाहते हैं जॉब करना, तो उसकी शिकायत भी आप वहां कर सकते हैं। आपको कोई मेंटल एंड फिजिकल हैरेसमेंट कर रहा है जॉब पर भी, आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो एक हेल्पलाइन खोला जो आपकी शिकायतों को सुने, वहाँ पे शॉर्ट आउट करे दोनों पार्टी को सुन करके। एक महिला थाना खोला जहाँ अगर आपके साथ कोई हिंसा होती है तो आप थाना में जाके कंप्लेन करें, महिला थाना में, वो दोनों पक्षों को बुला के सुनेगा और तब अगर मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा तब जाके वो FIR रजिस्टर्ड होगा। बिल्कुल। तो ये सरकार का तो ये प्रोग्राम लाया है, सीधे डायरेक्ट थाना में जाके केस करने के पहले आपके पास 2 फोरम दिया, एक महिला हेल्पलाइन सेंटर और एक दूसरा ये महिला थाना बनाया। उसके अलावा भी एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया जिसके तहत कभी कभी ऐसा होता था कि शादी के बाद लड़कियां गई, उनको घर से निकाल दिया गया, पति भी निकाल दिया और कहीं रहने का जगह नहीं है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आप जा करके उस घर में रहने के लिए परमिशन कोर्ट से मांग सकते हैं। कोर्ट आपको मेंटेनेंस, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, आप घर वहाँ पे केस फाइल करें DV एक्ट में, वहाँ पे आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा और वहाँ पे आपको रहने के लिए उसी घर में जिस घर में आपके इन लॉज रहते हैं वहाँ रहने का परमिशन भी मिलेगा। बिल्कुल। तो ये सारी मतलब जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, कानून में अमेंडमेंट करके नए प्रोग्राम ला करके, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि शायद उनके साथ जो ये छेड़खानी होती है या शोषण होता है, उन सब का समाधान सरकार ने निकाल रखा है कानून के रूप में, और आपको ज़रूरत है उस कानून तक पहुंचने की। चलिए अब दूसरे पहलू पर बात कर लेते हैं। महिलाओं को जो सक्षम बनाने के लिए, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए योजनाएं चल रही हैं, उसके अलावा कैसे हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं? रोहित जी, हम आपसे जानेंगे। 2 बातों पर हमने चर्चा की, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर बात की हमने। तीसरी बात मैं आपसे समझूंगी जो सामाजिक रूप से आप देखते हैं, हमारे समाज के पुरुषों का कितना योगदान हो सकता है, या आप क्या देखते हैं कहाँ कमी है हमारे पुरुषों में कि महिलाएं आज भी अपने आप को कहीं ना कहीं पिछड़ा या कम महसूस करती हैं? आप क्या लगता है आपको, इसमें क्या भूमिका पुरुषों की होनी चाहिए? देखिए, ये जो है ना, महिलाओं का जो पिछड़नपन का एक बड़ा कारण, इसमें सरकार या प्रशासन बहुत रोल अदा नहीं तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि हम सामाजिक रूप से जागरूक ना हो, समझदार ना हो। तो पहले से एक व्यवस्था चलती आ रही है कि महिलाएं घर संभालेंगी और पुरुष बाहर से कमा के लाएंगे। बिल्कुल। ये व्यवस्था एक समय के लिए सही था कि उस समय की व्यवस्था ही यही थी, क्योंकि लगभग लोग, अधिक आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करते थे, तो वो बाहर से वहाँ जाकर वो अन्न उपजाते थे और फिर अन्न की व्यवस्था करना, उनको कहाँ पे इकट्ठा करना है और फिर उससे भोजन बनाना, ये महिलाएं करती थी। लेकिन बाद के कुछ पीढ़ी जो आए, वहाँ पे क्या हुआ कि लोग इसकी पूरी व्यवस्था को समझने के बजाय इसमें शोषण को उन्होंने इनकराया और फिर महिलाएं शोषित होने लगी। पहले की व्यवस्था ये थी कि जब पुरुष खेत में काम करने जाते थे तो महिलाएं घर और घर से जुड़े हुए व्यवस्थाओं को संभालती थी, लेकिन वो शोषित नहीं थी। बाद के पीढ़ियों ने उसको शोषण में बदल दिया कि महिलाएं घर की व्यवस्थाओं को संभालने का मतलब हो गया कि महिलाएं पर्दा में रहेंगी, महिलाएं जो है वो पुरुष के कंट्रोल में रहेंगी, महिलाओं का सोना, महिलाओं का जगना, महिलाओं का हर काम जो है पुरुष के कंट्रोल में होने लगेगा, और वहाँ से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी। लेकिन भारत के अगर आप संस्कृति और हमारे इतिहास को देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि हम महिलाएं शोषित रही हों। बीच के पीढ़ियों में ऐसा हुआ है। अब जागरूकता के कारण और बहुत कुछ बदल रहा है सरकार की कोशिशों के कारण। पुरुषों का काम है, क्योंकि पुरुष इस धरती पे जन्म उसी महिला से आए हैं और हमारी सृजन महिलाओं ने ही किया है, तो पुरुषों का काम है। क्योंकि देखिए, कई लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग कहते हैं कि महिला और पुरुष के बीच में किसी तरह का झगड़ा चल रहा हो, ऐसी चीजें होती हैं। हम दोनों ही जरूरी हैं इस जीव जो ये संसार है चलाने के लिए। मतलब महिला हमें ये समझना पड़ेगा, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। ईश्वर ने हम सबको बनाया है तो हम सभी समान हैं, और इसी भावना के साथ पुरुष को, महिला को देखना होगा, तभी समानता भी आएगी और हमें इस तरह के कार्यक्रमों की शायद जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, निश्चित। चलिए हम अब समय
हो गया है कार्यक्रम में आप लोगों से विदा लेने का, दर्शकों से विदा लेने का। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अर्चना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए और हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। चलिए दर्शकों, फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि जितने भी हमारी महिला दर्शक हैं वो जरूर जागरूक होंगी और जितने हमारे पुरुष दर्शक हैं वो समझेंगे कि महिलाएं उनसे कम नहीं है, उनसे ज्यादा भी नहीं है, उनके साथ खड़ी हैं, उनके बराबर है। चलिए हमें इजाजत दीजिए, देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।